आज का टॉपिक है मौर्य काल। काल का जो शासन काल रहा था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। पहला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उसे पन्न कहा जाता था, पन्न। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी जो था कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे विशाखदत्त थे। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य सम्राट अशोक का। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। अगला है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य जो था किसका प्रधानमंत्री था? यह जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? यानी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य ने। इनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया था? अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारूबाकी। कारूबाकी। अगला है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का उपयोग किया है? तो मागधी का। मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को किस श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह जो है प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यह लकड़ी का था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना था। बराबर यानी गया जिला में, ये बराबर जो है गया जिला में है कि गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर यानी गया जिला की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह है भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह भाब्रू स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेख था समकालीन था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र का जो लेखक हैं वो कौन थे? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। वह किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त का समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। इसका एक ट्रिक है, वो बता देते हैं कि किसके बाद किस वंश ने शासन किया। हसीन मशूक शाह। एक मिनट यहाँ से रुकिएगा। हसीन मशूक शाह
ह से होता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी से होता है शिशुनाग वंश। न से होता है नंद वंश। म से होता है मौर्य वंश। सु से होता है शुंग वंश। क से होता है कन्ना वंश। सत से होता है सातवाहन वंश। तो पूछा क्या गया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो देखिए यहाँ हुआ नंद वंश, नंद वंश के बाद किसने किया है तो मौर्य वंश ने। याद रखिएगा हसीन मसुक शाह। एक बार फिर से बताते हैं। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्ना वंश, स से सातवाहन वंश। इसका ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है इंडिका है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था वह राजदूत था सेलुकस निकेटर का। पूछे कि किसका राजदूत था मेगास्थनीज तो सेलुकस निकेटर का। लेकिन किसके दरबार में रहता था, दरबार में रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है यह विशाखदत्त के ग्रंथ है, विशाखदत्त का ग्रंथ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है तो मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था तो सेलुकस निकेटर का। और किसके दरबार में रहता था तो रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है प्राकृतिक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसके द्वारा स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य जो हैं जिन्हें चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे तो उनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था। आंसर हो जाएगा मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था तो मित्र था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। इसे कहीं कहीं डायमेकस भी लिखा हुआ होता है। तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था तो बिंदुसार था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन था तो वह बिंबिसार था। यह बात ध्यान रखिएगा। तो किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्र के। अगला है कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग जो प्राचीन स्थल था कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म को स्थापना किया था तो अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था अशोक ने। अगला है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय के उपाधि से। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय के उपाधि से। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। यह जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक का शिलालेख को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक का शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था तो 1837 ईस्वी में। अगला है यहाँ देखिए लिखा हुआ है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था का उद्वाचन किया यानी पढ़ा। अगला है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो यह भाब्रू स्तंभ है जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था तो तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान में पड़ता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट था
बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंतिम दिन जैन धर्म के रूप में अपना लिया था, वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका जन्म हुआ था 345 BC यानी ईसा पूर्व में। और यह गद्दी पर कब बैठे थे? और यह गद्दी पर जो है 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। इनका जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा पूर्व को BC भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 जो है उसमें कलिंग युद्ध और क्षत्रियों के वर्णन दिया गया है। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो यह मेगास्थनीज की युक्ति है। यानी मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन जो तुरमय था कहाँ का राजा था? तो यह मिस्र का राजा था तुरमय। अशोक के समकालीन तुरमय जो है कहाँ का राजा था? तो यह तुरमय जो है मिस्र का राजा था। अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो यह भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा यानी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, अशोक के मनसेहरा जो वर्तमान पाकिस्तान एवं शाहनवाज गढ़ी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के मनसेहरा एवं शाहनवाज गढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर का स्थापना जो है अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रपत रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रपत रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो है यह लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में है। वह अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो उसे जातक कहते हैं। वह अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है वह क्या कहलाता है? तो जातक कहलाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है।
और मृत्यु जो हुआ था 483 BC में हुआ था। 483 BC में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो यह हो जाएगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने। नागा अर्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी, तो राजगृह या राजगीर में। किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, तो राजगृह या राजगीर में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागसेन। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है, तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पदपानी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इस पर विश्वास करते थे कि कर्म और पुनर्जन्म जो है का सिद्धांत जो है सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था, पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। उस समय जो था अशोक का शासनकाल था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। साढ़ यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और आगे देखिए गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। बुद्ध ने वैराग भावना किन चार दृश्यों को देखकर किया, तो बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया जो कि कौशल की राजधानी था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो धर्मपाल ने। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के द्वारा, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो पाली में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो पाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश के शासक था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था, तो बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश के शासक था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। बोधगया स्थित है बिहार में। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में। गौतम बुद्ध हैं, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम हो गया था गौतम बुद्ध। तो बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था, सिद्धार्थ, यानी बुद्ध सिद्धार्थ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया में, जो कि बिहार में है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिए थे उसको क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने
समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला एवं शूद्र पर, महिला एवं शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध भिक्षुक थे नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। किसे एशिया का रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किसे लाइट ऑफ एशिया यानी किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उनका गृह त्याग को। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्माण कहा जाता है उनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्माण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम महामाया था। यह कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया इनका माता का नाम था। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम जो था राहुल था। आगे देखिए, किस राजा के एक अभिलेख में से सूचना मिलता है कि शाक मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक मुनि बौद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था? यह हो जाएगा अशोक के शिलालेख से। लुम्बिनी जो है वर्तमान नेपाल में स्थित है। ज्ञान की बात देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने का कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की भी उल्लेख है। इस अभिलेख में मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। मतलब वहां कर में छूट प्रदान किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी सारनाथ में। यानी प्रथम प्रवचन को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो कि पहला दिए थे सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। अगला है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। अब यहाँ से महावीर स्वामी का क्वेश्चन शुरू हो गया है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो महामाया देवी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, यानी महावीर जो थे उनका बचपन का नाम वर्धमान था। और अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में, वहां हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। यानी 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। अगर पूछे कि महावीर जो हैं
महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का जो नाम था यशोदा था, यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यह बात ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना जो है एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन में दो भाग में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे स्थूलभद्र थे, और दिगंबर जो थे, दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। अगला है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? यानी पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जो कि 4 महाव्रत दिए थे, जो 4 महाव्रत दिए थे। लेकिन महावीर स्वामी जो है उसमें एक और महाव्रत जोड़कर 5वें महाव्रत कर दिए थे। वो जो जोड़े थे वो ब्रह्मचर्य था। जो जोड़े थे महावीर स्वामी 5वां ब्रह्मचर्य महाव्रत वो था ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। जमाली कौन था? तो इनकी बेटी थी। इनकी बेटी का जो नाम था प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था इसी जमाली के साथ हुआ था। यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था, जो कि महावीर स्वामी का दामाद भी था। और महावीर की जो पुत्री का नाम था वह प्रियदर्शनी था। यह भी बात ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म का जो त्रिरत्न था, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान था। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। और बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न था। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न था धम्म संघ और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। और जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। सायवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। सायवाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ था? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ था? तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं भद्रबाहु हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में। प्रथम जैन महासभा हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था बल्लभी में। जैन साहित्य की संकलना किस भाषा में मिलती है? तो प्राकृतिक और अर्धमगधी में मिलता है। कौन बुद्ध के जीवन काल के ही प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मैखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय का विकास किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो हिंद यूनानियों का योगदान सर्वाधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सात बतों ने। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला जो टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक।
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम यानी पुराना नाम जो था वह अवंतिका था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। अजात शत्रु का पिता जो था वह बिंबिसार था। बिंबिसार को श्रमिक कहा जाता था, श्रमिक, और अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। यह दोनों जो है बिंबिसार और अजात शत्रु दोनों हर्यक वंश से संबंधित है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? उदय ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का मृत्यु जो हो गया था बेबीलोन में हो गया था। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर। सिकंदर एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने के तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण को प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिश बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह था। मगध का प्रथम राजधानी जो था गिरिब्रज या राजगृह था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। यह अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। और एक जो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है? तो भगवती सूत्र में। ध्यान रखिएगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा जो था सिकंदर महान के समकालीन था? तो उस समय घनानंद था। घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का। नंद वंश का ही जो राजा था वह घनानंद था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था या मगध था? ईसा पूर्व 6ठी सदी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो नगर या राज्य था वह मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? तो कलिंग में। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा में है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार की हत्या कर दिया और अजातशत्रु का हत्या इसके पुत्र ने उदयन द्वारा कर दिया गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय।
कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। अगर जैन ग्रंथ पूछे कि कौन सा जैन ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो जैन ग्रंथ में हो जाएगा भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ में क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। अगला है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वह बृहद्रथ थे। अगला है, कली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजा कहा गया है। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजा कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी व्यक्ति। गृहपति का जो अर्थ है वह धनी व्यक्ति है। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, पटली में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे और दिगंबर के जो थे वो भद्रबाहु थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। यह बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे देवर्धि क्षमा श्रवण थे। अगला है बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासक जो था उस समय अजातशत्रु था। स्थान राजगृह था। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व यानी 100 वर्ष बाद। उस समय शासक थे कालाशोक। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सवाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय अशोक थे शासक। स्थान था पाटलिपुत्र और उसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक थे कनिष्क। स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चौथा जो बौद्ध संगीति था उसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। तो वो उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। अब 16 महाजनपदों को देखेंगे। पहला मगध है। मगध का जो राजधानी था राजगृह या राजगीर था। अंग का राजधानी था चंपा आधुनिक भागलपुर में। काशी जो है उसका राजधानी था वाराणसी या बनारस। बज्जी का राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला था। पचमा है कौशल का राजधानी श्रावस्ती था जहाँ की गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे तो वह सारनाथ में दिए थे। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। चेदी का राजधानी था शक्तिमती। मल का राजधानी कुशीनगर एवं पावा था। अस्मक का राजधानी पौदन या पोतन था। बतस का राजधानी कौशाम्बी या कोसम था। पांचाल का राजधानी अहिछंद एवं कौम्पिल्य था। मतस का राजधानी विराटनगर जो कि वर्तमान जयपुर राजस्थान में है। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती था। गंधार का राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती था। सूरसेन का राजधानी मथुरा था। कंबोज का राजधानी हाटक, यहाँ जयपुर दिया हुआ है लेकिन कंबोज का राजधानी जो है हाटक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।